हेलो फ्रेंड्स, क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो पिछले बार एमपीपीजीसीएल में, यूपीपीसीएल में और काफ़ी अदर एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडक्टर विल हैव द लीस्ट एडिड करंट लॉसेस। किस टाइप के इंडक्टर में सबसे कम एडी करंट लॉस होते हैं? एयर कोर इंडक्टर, लैमिनेटेड आयरन कोर इंडक्टर, आयरन कोर और पावर्ड आयरन कोर इंडक्टर। तो एयर कोर इंडक्टर में सबसे कम एडी करंट लॉसेस होते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा भी है, एयर कोर इंडक्टर विल हैव द लीस्ट एडी करंट लॉसेस। ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन। इंडक्टर सडन चेंज अलाउ नहीं करता। किस चीज का? वोल्टेज सडन चेंज अलाउ नहीं करता, करंट, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस। तो अगर आपको मालूम होगा कि इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट, इंडक्टर करंट के सडन चेंज को अलाउ नहीं करता, ठीक है। और जो कैपेसिटर होता है वो सडन चेंज इन वोल्टेज अलाउ नहीं करता। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, आपको याद रखने होंगे कि अगर इंडक्टर की बात हो रही है तो इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट, बी इसका करेक्ट आंसर है। अगर कैपेसिटर की बात हो रही होती तो कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज। तो यहाँ पे देखिए बी करेक्ट आंसर है, एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ एन इंडक्टर। इंडक्टर की एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है? तो हमें जैसा कि मालूम है कि इंडक्टर अपोज द चेंज ऑफ करंट, इंडक्टर चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है। और जब भी इंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है जिसके कारण इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड इन द इंडक्टर ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट। जब भी करंट फ्लो होगा इंडक्टर में तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी जिसके कारण इंडक्टर एनर्जी स्टोर करेगा। तो उसको हम देते हैं E=12 L I² से, where I is the current flowing through the wire, L is the inductance of the inductor and E is the energy stored। तो यहाँ पे देखिए डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट फॉर इंडक्टेंस इज एंड कैपेसिटेंस इज। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है? तो इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी और कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैराडे, ठीक है। तो सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यहाँ पे देखिए, द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी एंड कैपेसिटेंस इज फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मूला यूज टू फाइंड द कैपेसिटेंस इज। कैपेसिटेंस को फाइंड करने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला है? तो अगर आपको मालूम होगा कि चार्ज Q इक्वल टू होता है CV, ठीक है। तो इससे अगर आपको C निकालना है तो आप निकाल सकते हो, C इक्वल टू Q/V, जहाँ पे Q क्या कहलाता है? Q इज द चार्ज एंड V इज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा कैपेसिटेंस का। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए ए करेक्ट आंसर है और फॉर्मूला दिया हुआ है Q इक्वल टू CV होता है, इससे आप C निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन। कैपेसिटर क्या सडन चेंज अलाउ नहीं करता? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज। ए इसका करेक्ट आंसर है। और जो इंडक्टर है वो सडन चेंज इन करंट अलाउ नहीं करता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वोल्टेज अप्लाइड टू ए प्योर कैपेसिटर ऑफ 50 × 10⁻⁻6 फैरेड इज शोन इन द फिगर। हमने एक वोल्टेज अप्लाई किया प्योर कैपेसिटर में जिसका कैपेसिटेंस यहाँ पे दिया है, ठीक है। वो आप यहाँ फिगर में देखिए, कैलकुलेट द करंट फॉर 0 to 1 मिली सेकेंड।
0 से 1 मिली सेकेंड के बीच में करंट कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ पे देखिए हमें इस ड्यूरेशन में करंट कैलकुलेट करना है 0 से 1 मिली सेकेंड के लिए, और करंट इन टर्म ऑफ कैपेसिटेंस हमें मालूम है आई टी इक्वल टू क्या होगा, आई इक्वल टू सी डी वी अपॉन डी टी होता है। ठीक है, ये होता है करंट इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस। तो इसके लिए हमें वी टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, मतलब इस ड्यूरेशन में वोल्टेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी टी इक्वल टू एम मल्टीप्लाइड बाय टी, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये स्लोप दिया है और स्लोप को हमें मैथमेटिकली मालूम है कि हम कैसे लिखते हैं, y इक्वल टू एम एक्स से देते हैं ना। तो हमने यही किया, वी टी इक्वल टू एम टी आ जाएगा, जहाँ m एक कांस्टेंट है। ठीक है, अब t की वैल्यू हमें मालूम है 0 to 1 मिली सेकेंड, तो m यहाँ लिखिए। इस ड्यूरेशन में हमारा वोल्टेज 100 है, तो वोल्टेज हमने लिख लिया 100। t की वैल्यू है 0 से 1 मिली सेकेंड, तो 1 10⁻³ मिली सेकेंड का। ठीक है, तो इससे हम m निकाल लेंगे, तो ये m आ गया, m इक्वल टू आ जाएगा 10⁵। ठीक है, ये आ गया। अब m की वैल्यू आ गई, अब यहाँ पे आप रख सकते हो, तो m की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, जिससे हमें vt मिल जाएगा। vt मिल जाएगा तो इस vt की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिएगा, कैपेसिटेंस हमारे क्वेश्चन में दिया है, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको पूरा सॉल्यूशन ही दिखा देती हूँ। 0 से 1 मिली सेकेंड के लिए हमें vt निकालना है, तो vt हमने कैसे निकाला, यहाँ पे vt इक्वल टू एम टी होगा, क्योंकि ये स्लोप ही है तो हमने इसको y इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में लिख लिया। अब vt हमें इस पॉइंट पे पता है 100 है इसकी वैल्यू, तो 100 ले ली, मल्टीप्लाइड बाई t हमें पता है 0 से 1 मिली सेकेंड, मिली मतलब 1 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई m, m कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो m इक्वल टू ये आ जाएगा, कैलकुलेट कर लिया। अब इस m की वैल्यू को ये vt के फॉर्मूले में रख दीजिए, तो vt इक्वल टू 1 × 10⁵t आ गया विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो ये vt की वैल्यू आ गई। अब करंट हम निकालते हैं it इक्वल टू सी डी वी अपॉन डी टी से, तो c आपको दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में 50 × 10⁻⁻6, तो c ये रख दिया। d vt की वैल्यू 1 × 10⁵t आ गई, डिवाइडेड बाई dt, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 5 एम्पियर आ जाएगा। तो 5 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर है, बी नहीं होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर ए होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप ए कर लेना, करेक्ट कर लेना इसको, इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ कैपेसिटर ऑफ ए कैपेसिटेंस 9.2 फैरेड हैज ए वोल्टेज ऑफ 22.5 वोल्ट अक्रॉस इट, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस ये दिया हुआ है, उसमें हमने इतना वोल्टेज अप्लाई किया, तो हमें कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो फाइंड आउट करना है। तो हमें इजीली मालूम है, कैसे करेंगे, E इक्वल टू हाफ CV², ये फॉर्मूला है एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर का। तो C आपको दिया है 9.2, V भी वोल्टेज कितना अप्लाई किया है वो भी दिया है, दोनों को रखिए, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 506.25 वॉट। ठीक है, इतनी एनर्जी स्टोर होगी कैपेसिटर में। नेक्स्ट, इफ अ कैपेसिटर ऑफ ए कैपेसिटेंस 9.2 फैरेड हैज ए वोल्टेज ऑफ 22.5 वोल्ट अक्रॉस इट, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस इतना है, उसमें हमने 22.5 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई किया, यानी उसके अक्रॉस इतना वोल्टेज है, तो कितनी एनर्जी होगी कैपेसिटर में। तो एनर्जी का फॉर्मूला आपको मालूम होगा कि कैपेसिटर की एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर E इक्वल टू हाफ CV²। ठीक है, ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है कैपेसिटर की। C हमें मालूम है 9.2 फैरेड, V भी क्वेश्चन में दिया है 22.5 वोल्ट, दोनों को यहाँ पे रखिए, एनर्जी आप फाइंड आउट कर लोगे। तो एनर्जी आएगी आपकी 5
106.25 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वोल्टेज अप्लाइड टू द इंडक्टर इज गिवन बाय दिस, कैलकुलेट द करेंट। अगर एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस ये दिया है, उसमें हमने इतना वोल्टेज अप्लाई किया, तो करंट कैलकुलेट करना है। आपको फॉर्मूला मालूम है, अगर हमें करंट कैलकुलेट करना होता है इंडक्टर में तो हम कैसे करते हैं, I इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन ऑफ V dt। ठीक है, इस फॉर्मूले में इंडक्टेंस आपको दिया है L ये, और वोल्टेज की वैल्यू भी आपको ये दी है इक्वेशन। इसको सॉल्व करिए और आंसर आपका आ जाएगा 14.15 e रेज टू द पावर -5t। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द वोल्टेज अक्रॉस ए कैपेसिटर इज कांस्टेंट। अगर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट हो जाए, देन करंट पासिंग थ्रू इट, तो उसमें से कितना करंट पास होगा। तो अगर आपको मालूम होगा, जो बेसिक्स है कैपेसिटर का वो अगर आपको मालूम होगा कि कैपेसिटर के अक्रॉस करंट हम कैसे देते हैं, I इक्वल टू सी dv अपॉन dt। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर के अक्रॉस करंट कैसे फाइंड करोगे, तो इस फॉर्मूले से करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट है, तो हमें मालूम है कांस्टेंट का dv अपॉन dt कितना होता है, 0 होता है। तो अगर ये डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 हो जाएगा तो करंट की वैल्यू भी 0 आएगी। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए बी करेक्ट आंसर है। करंट पासिंग थ्रू द कैपेसिटर इज, करंट कैपेसिटर में कितना पास होगा वो इस फॉर्मूले से हम देते हैं, और हमें मालूम है कि जो डिफरेंशिएशन होता है वो कांस्टेंट का 0, v की वैल्यू कांस्टेंट है तो d अपॉन dt जो होगा वो 0 हो जाएगी। तो अगर ये 0 होगी तो I भी 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंडक्टर वर्क एज अ डैश सर्किट फॉर डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई के लिए हमारा इंडक्टर कैसे वर्क करता है। डीसी सप्लाई आपको मालूम है एक कांस्टेंट सप्लाई होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारी डीसी सप्लाई होती है। डीसी सप्लाई में हमारा जो सर्किट है उसके अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है। तो अगर कांस्टेंट करंट फ्लो होगा या कांस्टेंट वोल्टेज होगा इंडक्टर के अक्रॉस, तो हमारा इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए यही लिखा है इंड्यूस्ड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज 0 इफ करंट फॉलोइंग थ्रू इज कांस्टेंट। अगर डीसी सप्लाई है यानी जो आपका सर्किट है उसमें कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, कांस्टेंट करंट फ्लो होगा तो जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा इंडक्टर के अक्रॉस वो 0 हो जाएगा और इंडक्टर एक शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करने लगेगा। तो बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंसुलेटिंग मीडियम बिटवीन द टू प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज नोन एज। दो कैपेसिटर के बीच में जो इंसुलेशन मीडियम होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। द कंडक्टिंग सरफेस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड एंड द इंसुलेटिंग मीडियम इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। जो कंडक्टिंग सरफेस होते हैं उनको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं और जो इंसुलेटिंग मीडियम होता है उसको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं कैपेसिटर में। तो डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द करंट फॉलोइंग थ्रू एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 0.3 हेनरी इज दिस मच, कैलकुलेट द पावर। अगर इंडक्टर में जिसका इंडक्टेंस इतना है उसमें करंट फ्लो हो रहा है इतना, तो उसकी पावर कितनी होगी। तो पावर का फॉर्मूला P इक्वल टू LI/dI/dt होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले में आपको L भी दिया है, I भी दिया है, आप कैलकुलेट कर लीजिए। C इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक कंसेप्ट हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ ए सोलेनाइड इज डबल्ड। अगर सोलेनाइड के पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स हम डबल कर दें तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा। तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस 4 टाइम हो जाएगा। डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब 4 टाइम क्यों होगा, तो यहाँ पे देखिए डबलिंग द नंबर ऑफ टर्न्स द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बिकम 4 टाइम्स। ठीक है,
उसका पूरा लॉजिक यहाँ पे दिया है, तो आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उससे ही आपके ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लैमिनेटेड आयरन कोर हैज रिड्यूस एडी करंट लॉसेस, बिकॉज जो लैमिनेटेड आयरन कोर होता है वो एडी करंट लॉस को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि ये जो लैमिनेटेड आयरन कोर होता है उसका जो लैमिनेशन है वो एक आइसोलेशन की तरह काम करता है, ठीक है, इसीलिए उसमें एडी करंट लॉसेस रिड्यूस हो जाते हैं। बी इसका करेक्ट आंसर है। द लैमिनेशंस आर और आइसोलेट फॉर ईच अदर, ठीक है, बी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉइल इज बाउंडेड ऑन अ आयरन कोर विच कैरी करंट, द सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज इन द कॉइल इज नॉट अफेक्टेड बाय। अगर हमारे पास एक आयरन कोर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसको हमने कॉइल से बाउंड कर दिया, तो उसमें जो सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो किस चीज से अफेक्ट नहीं करेगा, तो वोल्टेज के वेरिएशन से अफेक्ट नहीं करेगा। बी इसका करेक्ट आंसर है, वेरिएशन इन वोल्टेज टू द कॉइल। कॉइल में वोल्टेज वेरी भी कर रहा है तो भी हमारा सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज उससे अफेक्टेड नहीं होगा, ठीक है, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू एयर कोर कॉइल डिपेंड ऑन। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग दो एयर कोर कॉइल के बीच में किस पर डिपेंड करती है, तो वो डिपेंड करती है म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे और सेल्फ इंडक्टेंस पे कॉइल के। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन दिया है, द मैनर इन विच टू कॉइल आर ओरिएंटेड, किस तरीके से दो कॉइल लगी हैं उन पे, और म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस पे, तो सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्टेंस हैज द डायमेंशन ऑफ। इंडक्टेंस का डायमेंशन हम कैसे मेजर करते हैं, तो ये क्वेश्चन 2016 के यूपीएससी में पूछा गया था जेई के एग्जाम में, तो वो हम मेजर करते हैं फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट से। ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये अब सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, फैक्टर अफेक्टिंग द सेल्फ इंडक्टेंस, कौन से फैक्टर हैं जो हमारे सेल्फ इंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो यहाँ पे मैंने दिए हैं। वीडियो को पॉज करिए और सारी चीजें ध्यान से पढ़िए कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, कौन से फैक्टर सेल्फ इंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ एन इंडक्टेंस करंट इज प्रोपोर्शन टू। इंडक्टेंस के केस में करंट किसके प्रोपोर्शनल में होता है, तो करंट प्रोपोर्शनल में होता है मैग्नेटिक फील्ड के। बी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए, इन केस ऑफ इंडक्टेंस करंट इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। इनमें से इंडक्टेंस की कौन सी यूनिट नहीं है, हेनरी, कूलाम पर वोल्ट एम्पियर, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, ऑल ऑफ द एबव। सी इसका करेक्ट आंसर है, नहीं बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। इनमें से इंडक्टेंस की यूनिट कौन सी नहीं है, तो हेनरी भी है, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर भी है, कूलाम पर वोल्ट एम्पियर नहीं है। बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू मैग्नेटिकली कपल्ड कॉइल डिपेंड ऑन। म्यूचुअल इंडक्टेंस दो मैग्नेटिक कपल्ड कॉइल के बीच पर किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे, की परमेबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर, किस पर डिपेंड करता है, तो आई थिंक ऑल ऑफ द एबव। नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल पे भी डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर पे भी डिपेंड करता है, और परमेबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एलिमेंट विल अपोज द चेंज इन सर्किट करंट। कौन सा एलिमेंट है जो करंट के चेंज को अपोज करता है, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर है बी, इंडक्टेंस, ठीक है। और वोल्टेज के चेंज को कौन अपोज करता है, तो वो है कैपेसिटेंस। तो ये बेसिक क्वेश्चन थे इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पे, जो बहुत पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो वो भी मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा। और
मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।